Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Article 25 of the Indian Constitution and associated limitations. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले जल्दी से रिवाइज करते हैं. इट टॉक्स अबाउट राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. बेसिकली इसमें चार फ्रीडम के डायमेंशंस की बात की गई है. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, तो यानी कि जिस भी धर्म को हम फॉलो करना चाहते हैं हम उसको फॉलो कर सकते हैं. आवर ओन रिलीजियस बिलीव्स, हम जो भी होल्ड करना चाहें वी आर अलाउड टू होल्ड. इनफैक्ट इट इज़ आवर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट. राइट टू प्रोफेस आवर रिलीजन, तो जिस भी रिलीजन में हमारा भरोसा है उस रिलीजन से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं सिंबल्स हैं उनको हम ओन कर सकते हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में. तो ये हो गया राइट टू प्रोफेस आवर रिलीजन. राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन मतलब वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज, कस्टम्स, ये सब हमारे रिलीजन से संबंधित, उनको प्रैक्टिस करने का हमारे पास अधिकार है. और साथ ही साथ उन्हें अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने का भी अधिकार है, मतलब अपने रिलीजन को स्प्रेड करना, प्रमोट करना, ये भी हमारा अधिकार है. बट अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के नाम पे हम किसी को फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए नहीं इंड्यूस कर सकते, मतलब किसी को जोर जबरदस्ती करके उनके धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते. और यहाँ पे फोर्स में मॉनेटरी इंसेंटिव भी आता है. तो कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर फाउंड to be using monetary inducement to convert tribal groups into Christianity. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाया कि आप पैसे देकर के अगर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज योर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम अंडर राइट टू प्रोपगेट योर रिलीजन, बिकॉज आप कहीं ना कहीं पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को फोर्स कर रहे हैं, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा करके, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके, पैसा दे करके आप उनको फ़ोर्स कर रहे हैं रिलीजियस कन्वर्जन के लिए. एंड दैट इज़ व्हाई दिस काइंड ऑफ अप्रोच वेयर यू यूज़ मॉनेटरी इंड्यूसमेंट to convert religion of others cannot be considered as your right to propagate religion. That would be considered as forceful conversion. तो ये तो बात हो गई आर्टिकल 25 की. ये हमें क्या क्या अधिकार देता है. राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में अपने रिलीजन के कंसाइंस को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपगेट करने का तमाम अधिकार देता है. बट लाइक एनी अदर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, यानी कि यहाँ पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. इन तमाम अधिकारों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. एक रिस्ट्रिक्शन तो हमने यहीं देख लिया कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कराया जा सकता. और भी रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं जो हमारे संविधान में लिखा है. ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो सकता, बट देयर आर सम लिमिटेशंस पुट टू आर्टिकल 25 एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. वो लिमिटेशंस हैं पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 14, 15, 17 या 21. सरल भाषा में कहें तो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के दौरान आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप मोरालिटी को ब्रीच नहीं कर सकते. अब ये सब सब्जेक्टिव टर्म है. तो इस केस में जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो इट विल बी द सुप्रीम कोर्ट दैट विल डिसाइड कि यहाँ पे कौन से राइट्स को फॉलो करना चाहिए, कितना हद तक माना जाएगा कि इट इज़ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, किस लेवल के बाद माना जाएगा कि इट इज़ वायलेशन ऑफ मोरालिटी. साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते. और आर्टिकल 25 को प्रैक्टिस करने के लिए बाकी तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं लाइक आर्टिकल 14, 15 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 17 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी देता है, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की गारंटी देता है, इन सब का वॉलेशन नहीं किया जा सकता इन द नेम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल 25. अब एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं कि कैसे लिमिटेशंस लगाया जा सकता है बाय द कोर्ट वाइल प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल 25. सबरीमाला टेम्पल केस देखते हैं. सबरीमाला एक टेम्पल है इन केरला. लॉर्ड अयप्पा का ये टेम्पल है और यहाँ पे ट्रेडिशनली वीमेन हैव नॉट बीन परमिटेड एंट्री इनटू द सैंक्टोरम ऑफ द टेम्पल. ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो विमेन की एंट्री यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, दिस इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 15 राइट टू इक्वालिटी फॉर विमेन.
It can also be considered as violation of Article 17 because denial of women entry into the temple can be considered as one of the form of untouchability. एंड दैट इज वाई जो इस टेम्पल की मैनेजमेंट कमिटी थी, उनका क्लेम करना कि वीमेन की एंट्री मस्ट बी डिनाइड अंडर देयर राइट ऑफ आर्टिकल 25 विच इज देयर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन वही तमाम एक्टिविटीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस के अंडर ना आता हो। मतलब पब्लिक ऑर्डर को वायलेट ना करता हो, मोरालिटी के अगेंस्ट ना हो, हेल्थ या अदर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करता हो। और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आपका जो प्रैक्टिस है ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, जिसमें आप विमेन की एंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं, इट इज समहाउ वायलेटिंग मेनी फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 14, 15 एंड 17। इनफैक्ट डिनायल ऑफ वुमेन एंट्री इज अ काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस। और इस कारण से सबरीमाला टेम्पल के अंदर विमेन की एंट्री को परमिट किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब करंट केस पे आते हैं। करंट केस जो है वो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से संबंधित है कि क्या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर रिलीजियस पर्पसेस। और सुप्रीम कोर्ट, ये मामला एक्चुअली है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला पहुंचा कि क्या लाउड स्पीकर फॉर अजान या अदर रिलीजियस पर्पसेस के लिए किया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किया जा सकता है, बट एज लॉन्ग एज इट डज नॉट टर्न आउट टू बी हेल्थ हजार्ड। आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कीजिए अजान के लिए या बाकी तमाम रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के अंदर राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन आता है, उसमें वर्शिप करने का भी अधिकार आता है, और वर्शिप आप लाउड स्पीकर के पे भी कर सकते हैं, बट पब्लिक हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं। तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल उतना ही किया जाना है जिससे वो नॉइज हेल्थ हजार्ड में कन्वर्ट ना हो। इसी कारण से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आदेश दिया है कि आप प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए, आप स्पीकर को अलाउ कीजिए, लाउड स्पीकर को अलाउ कीजिए, बट ध्यान रहे कि वो लाउड स्पीकर का जो नॉइज लेवल है वो पब्लिक हेल्थ हजार्ड में ना कन्वर्ट हो, बिकॉज दिस इज अ लिमिटेशन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली कि हेल्थ कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि यूज ऑफ लाउड स्पीकर फॉर रिलीजियस पर्पसेस इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। तो ये बात भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने श्री सिरूर मठ केस 1954 में एक डॉक्ट्रिन दी थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से ओनली दोज प्रैक्टिसेस कैन बी गिवन प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 25 which are considered as essential practice of a particular religion। यानी कि ये नहीं कि इन द नेम ऑफ आर्टिकल 25 एंड राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन आप कुछ भी करें, सड़क जाम करके बैठ जाएं, धरना देकर बैठ जाएं और जो मर्जी आए वो करें, आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन दिस श्री सिरूर मठ केस कि ओनली द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन बी गिवन प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रोविजन का भी इस्तेमाल किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वैसे भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन, दैट इज वाई इट शुड नॉट claim protection under Article 25, and even if it is considered under Article 25, it cannot breach public health। So इन दो बेसिस पे हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे रिस्ट्रिक्शंस तो होना ही चाहिए। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट poverty estimation in India। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। अब ये जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे द हिंदू में, तो इसमें काफ़ी फ्रैगमेंटेड तरीके से बात की गई है भारत के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेशन के तरीकों के बारे में कि कैसे कैसे गरीबी को हम मेजर करते रहे हैं। लेकिन एक बार जब मैं आपको ये डिस्कशन दे दूंगा, मैंने इसको पूरे स्ट्रक्चर तरीके से यहाँ बताने की कोशिश की, उसके बाद आपको ये आर्टिकल पूरा पूरा समझ आएगा। देखिए, गरीबी को मेजर करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गवर्नेंस का। कि भारत के अंदर अगर गरीबी दूर करनी है तो पहले गरीबी को मेजर तो करना होगा, और गरीबी दूर करना, गरीबों का वेलफेयर करना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
That is how we can say कि poverty estimation is one of the most important aspect of governance in our country. बट गरीबी को मेजर करने का जो तरीका है वो हमारे देश के अंदर विथ टाइम बदला है। कैसे कैसे बदला है वो जरा देखते हैं। आज़ादी से पहले गरीबी को मेजर करने के कुछ तरीके दिए गए थे। तीन चार तरीके थे, उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका दैट इज एसोसिएटेड विद दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने सजेस्ट किया था पोवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी इंसान को उसकी बेसिक फूड अवेलेबल हो जा रही है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो दादा भाई नारोजी डिफाइंड पोवर्टी लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। बट फूड में भी किस क्वालिटी का फूड, पेट भरने से संबंधित बेसिकली दादा भाई नारोजी ने आइडिया दिया कि पेट भर रहा है तो ठीक है, नहीं तो गरीबी से नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे है। बट आज़ादी के बाद इसमें फिर और क्वालिफिकेशंस ऐड किए गए। जैसे एक कमिटी बनाई गई वीएम दांडेकर एंड एन रथ कमिटी 1971 में। उन्होंने फूड भी किस क्वालिटी का फूड होना चाहिए उस क्वालिफिकेशन को ऐड किया। उन्होंने कहा कि फूड अवेलेबिलिटी इज नॉट इनफ, उस फूड से कितना कैलोरिक इंटेक मिल रहा है वो देखना होगा। तो अगर रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को 24 कैलोरीज पर डे मिल पा रहा है, अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरीज पर डे मिल पा रहा है, तो माना जा सकता है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो बेसिकली दादा भाई नौरोजी के आइडिया में और इस कमेटी के आइडियाज में अंतर बस यही है कि ये फूड के क्वालिटी में भी जा रहे हैं कि उससे कितनी एनर्जी मिल रही है, दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। फिर और आगे गए, अलग कमिटी 1979 में बनाई गई। इन्होंने भी वही कैलोरिक इंटेक की बात की है, बट साथ ही साथ कैलोरी इंटेक कितना मिल रहा है लोगों को उसको समझने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया कि एनएसएसओ का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा के बेसिस पे हम लोग पता लगाएं कि कितनी जनसंख्या जो है उनको कितनी कैलोरी मिल पा रही है, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, कितने उससे नीचे हैं। तो बेसिकली वीएम दांडेकर एंड एन रथ कमिटी हैड जस्ट गिवन मेथड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन कि ये होना चाहिए। आप दूसरे शब्दों में कहें तो वीएम दांडेकर एंड एन रथ हैड गिवन क्राइटेरिया फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन कि इतना कैलोरीज। और अलग कमिटी ने क्राइटेरिया के साथ साथ मेथड भी दे दिया कि एनएसएसओ के डेटा के बेसिस पे हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन गरीबी रेखा से ऊपर है, कौन नीचे है। लकड़ावाला कमेटी, लकड़ावाला कमेटी ने अलग कमेटी के ऊपर से थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया। उन्होंने भी कैलोरी बेस्ड इनटेक को बेसिस बनाया, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं वो मेजर करने के लिए, और उतनी कैलोरी अटेन करने के लिए, उतनी कैलोरी कंज्यूम करने के लिए कितना हमारी इनकम होनी चाहिए उसको बेसिस बना करके लकड़ावाला कमेटी ने गरीबी को मेजर करने की कोशिश की। तो बेसिकली कैलोरी बेस्ड नॉर्म ही रखा लकड़ावाला कमेटी ने, बट कैसे महंगाई के साथ हमारा इनकम बदले और बेसिकली महंगाई के साथ साथ उतना कैलोरी फुलफिलमेंट के लिए कितना हमारा इनकम होना चाहिए उसको बेसिस बनाया लकड़ावाला कमेटी ने इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पॉवर्टी एस्टिमेशन या हाउ मच पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर तेंदुलकर कमेटी बनाई गई 2009 में। इसने मेजर चेंज किया गरीबी की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि सिर्फ कैलोरी इनटेक इज नॉट इनफ, फूड के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन को भी देखना होगा एंड अदर एसेंशियल्स को देखना होगा। अगर ये नहीं पूरा हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि इंसान गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये एक मेजर चेंज आया तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशंस में। और फिर तेंदुलकर कमेटी ने इसको बेसिस बना करके पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने की कोशिश की कि रूरल एरियाज में कोई इंसान अगर एक दिन में 27 रुपए से कम अब कंज्यूम करता है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे, एंड सेम अर्बन एरियाज में अगर 33 रुपीज़ पर डे से कम कंज्यूम करता है तो गरीबी रेखा से नीचे है। अब तेंदुलकर कमेटी का ये जो सजेशन था कि गरीबी सिर्फ कैलोरिक इंटेक में नहीं देखी जानी चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ में भी देखी जानी की चाहिए, ये तो सबको सही लगा। बट ये जो उन्होंने नंबर क्वांटिफाई किया 27 रुपये और 33 रुपीज़, इसको लेकर के बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, ये तो बहुत कम है। तो फिर सरकार ने बनाया रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी ने भी तेंदुलकर कमेटी की तरह ये आइडिया माना कि पॉवर्टी सिर्फ फूड कैलोरिक इंटेक में नहीं कैलकुलेट होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर एसेंशियल्स में देखा जाना चाहिए। बट रंगराजन कमेटी ने बेसिकली ये जो
क्वांटिफिकेशन था 27 रुपीज एंड 33 रुपीज, इसको थोड़ा सा रेज कर दिया, हाइयर पॉवर्टी लाइन दे दिया। अब इतनी बातें मैंने बताई आपको, इसको यहाँ समराइज करके मैं बता देता हूँ बस, कि गरीबी को मेजर करने का जो हमारे देश में तरीका है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। दादा भाई नारोजी फूड के बेसिस पे उन्होंने कहा खाना मिल रहा है तो गरीबी नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है तो गरीब है। सरल भाषा में कहें तो इतना ही समझने से काम चल जाएगा। वीएन दांडेकर एंड एन रथ कमिटी फूड के क्वालिफिकेशंस में चले गए कि कितनी कैलोरी इंटेक, अगर एक पर्टिकुलर कैलोरी इंटेक हो रही है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, नहीं तो नीचे है। अलग कमिटी भी कैलोरी इंटेक की बात करते हैं, बट दे हैव जस्ट, अलग कमिटी हैज सिंपली गिवन बेटर वेज टू एस्टिमेट poverty line by linking caloric intake with NSSO data। इसी से मिलता जुलता, अलग कमेटी से ही मिलता जुलता लखरा वाला कमेटी है, उसने बस इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग की भी बात कर दी, वो मैंने यहाँ लिख के नहीं दिया है। सबसे महत्वपूर्ण है तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी की अंडरस्टैंडिंग को और बदला कि सिर्फ कैलोरिक इंटेक काफ़ी नहीं है। एक इंसान जिसको ठीक ठाक सा खाना मिल जा रहा है उसको हम गरीबी रेखा से ऊपर नहीं मान सकते, उसका हेल्थ और एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। और ऐसी ही कुछ बात की है रंगराजन कमेटी ने भी, तेंदुलकर कमेटी जैसी, बट यही है कि तेंदुलकर कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन दिया है उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के गए हैं, उसको और एलिवेट किया रंगराजन कमेटी ने। क्यों? क्योंकि तेंदुलकर कमेटी का ये जो पॉवर्टी लाइन का अंडरस्टैंडिंग था 27 रुपीज एंड 33 रुपीज, दैट वाज वेरी लो, दैट लेड टू ह्यूज क्रिटिसिज्म इन द कंट्री। तो रंगराजन कमेटी ने मेनली यहाँ पे बदलाव किया है। मुद्दा ये है कि जैसे जैसे हमारा देश बेहतर होता गया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी भी डायनेमिक होती गई। पहले सिर्फ खाना मिल जाए तो बोले काफ़ी है, फिर बोले खाने का एक पर्टिकुलर क्वालिटी होना चाहिए, कैलोरिक फुलफिलमेंट होना चाहिए, फिर कहे नहीं नहीं खाने के अलावा हेल्थ एजुकेशन भी होना चाहिए। और अब करंट टाइम में अगर देखा जाए तो गरीबी मेजर करने के जो तरीके हैं वो मेनली दो हैं। एक है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, अलग अलग जो परिवार हैं वो कितना अपने ऊपर कंजम्पशन के लिए खर्च करते हैं, उसके बेसिस पे गरीबी मेजर होती है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सर्वे है, इसको डिटेल में हमने हाल फिलहाल में डिस्कस किया है न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 30 दिसंबर 2024। इसमें बेसिकली एनएसएसओ जो हमारे देश की एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करती है, इसके डेटा के बेसिस पे अंदाजा लगाया जाता है कि देश के अंदर कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, कितनी इनइक्वालिटी है एंड ऑल। बेसिकली कंजम्पशन, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, उसके बेसिस पे गरीबी और इनइक्वालिटी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है। बट ये उतना अच्छा तरीका नहीं है। आज के टाइम में असल में जो गरीबी मेजर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो है नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके अंतर्गत तीन ब्रॉड डायमेंशंस देखे जाते हैं नीति आयोग द्वारा: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सिर्फ फिर ये नहीं देखा जाता कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 7 क्राइटेरिया है: बैंक अकाउंट है कि नहीं, असेट्स कितने हैं, हाउस कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, और सिर्फ स्कूल जा रहे हैं कितने साल गए वो नहीं है, कितने साल आपने अटेंड किया है। ये नहीं कि स्कूल में नाम लिखा लिया और जा ही नहीं रहे, अटेंडेंस कितनी है। हेल्थ, एंटीनेटल केयर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आज के टाइम में जो पॉवर्टी मेजर करने का तरीका है, मेनली जो नीति आयोग करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के थ्रू, ये बहुत ही डायनामिक है। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारा देश अब धीरे धीरे प्रॉस्पेरस हो रहा है, तो अब हमारी जो गरीबी की अंडरस्टैंडिंग है वो भी थोड़ी सी डायनेमिक है। सिर्फ पेट भर जाए, सिर्फ एक ठीक ठाक सा कैलोरी इंटेक हो जाए वो काफ़ी नहीं है। कैलोरी इंटेक के अलावा हेल्थ एजुकेशन भी हो, ऐसा कहा रंगराजन और तेंदुलकर कमेटी ने। अब नीति आयोग कहता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत कि हेल्थ एजुकेशन को भी मेजर करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स होने चाहिए, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं, अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो इंसान को गरीब माना जाना चाहिए। तो ये जो डायनेमिक मेथड ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन है, ये नीति आयोग ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विथ एन इंटरनेशनल एजेंसी, इसका नाम है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई। इंटरनेशनल लेवल पे
ये एजेंसी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसी आइडिया को भारत में इंप्लीमेंट किया है नीति आयोग ने। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दो आज के टाइम में मेन तरीके हैं पॉवर्टी मेजर करने के। उनको यहाँ टेबल फॉर्मेट में मैंने दिया है। ये नॉन मॉनेटरी मेथड है। यहाँ पे देखा जाता है कि बेसिकली हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं कि नहीं। और ये अभी भी वही पुराना मेथड है, कितना पैसा कमा रहे हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो फिर आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के लिए एनएसएसओ का सर्वे का डेटा इस्तेमाल किया जाता है। यह है प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। मेंस में जीएस पेपर 3 में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एसे राइटिंग में या एथिक्स में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने ये थोड़ा सा डायनेमिक प्रश्न दिया है, थोड़ा सोचिए। देखिए, द मेथोडोलॉजी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम, रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन इकोनॉमिक रियलिटी। जैसे जैसे हमारा देश बेहतर होता गया, हमारी पॉवर्टी एस्टिमेशन के तरीके भी बदलते गए। कंक्लूजन में मैंने कुछ ऐसा दिया है, आई होप आपको ये बात समझ आएगी कि और जैसे जैसे हम बेहतर होते जाएंगे विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इमोशनल वेल बीइंग विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर किसी इंसान का इमोशनल वेलबींग इंश्योर नहीं हो पा रहा है तो हम उसको मानेंगे कि वो पुअर है, इम्पोवरिश्ड लिविंग है, उसकी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो ये होता है देश की तरक्की करने के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाना, और फिर उस हिसाब से गरीबी रेखा का भी ऊपर जाना, और गरीबी की अंडरस्टैंडिंग का भी डायनेमिक होना। तो अभी तक तो डायनेमिक हुआ ही है, सिर्फ फूड से कैलोरी इंटेक के बाद हेल्थ एजुकेशन और अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। लेकिन भविष्य में जब हम और बेहतर होंगे तो इमोशनल वेलबींग को भी हम लोग कंसिडर करेंगे आज बेसिस फॉर गुड लाइफ, और अगर वो नहीं होगा तो इंसान को हम लोग मानेंगे कि वो पुअर है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फॉरएवर केमिकल्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, फॉरएवर केमिकल्स, these are chemical substance made by humans which belong to per and polyfluoroalkyl substances। तो ये इनका केमिकल कंपोजिशन है। इनको फॉरएवर केमिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बार जब इनको बना दिया गया तो ये एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं, दे डोंट ब्रेक डाउन इजीली, एंड दैट इज व्हाई दिस फॉरएवर केमिकल्स आर आल्सो नोन एज persistent organic pollutants, POP। ये फॉरएवर केमिकल्स हैं या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, जल्दी ब्रेक नहीं होते इवन अंडर हीट, वाटर या ऑयल के इन्फ्लुएंस में। नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, दे डोंट ब्रेक डाउन नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। और इसी कारण से जब लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो दे गेट इनटू द फूड चेन, और उसके बाद वो हमारे इंसानों के बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, लीडिंग टू टॉक्सिसिटी। इसको कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। इनका छोटा छोटा हिस्सा जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर, वाटर प्रूफ फैब्रिक्स, जैसे हम लोग स्टेन रेजिस्टेंट कारपेट्स वगैरह बनाते हैं, वाटर प्रूफ फैब्रिक जो हम लोग रेन कोट में यूज करते हैं, फूड पैकेजिंग के लिए ग्रीस रेजिस्टेंट रैपर्स, फायर फाइटिंग फोम्स, कॉस्मेटिक्स के अंदर मस्कारास वगैरह इस्तेमाल जो होता है, ये सब क्या है, फॉरएवर केमिकल्स। इनका जो छोटा छोटा हिस्सा है, टाइनी पार्टिकल्स, दे गेट इनटू द फूड चेन एंड फ्रॉम देयर दे गेट accumulated into our body, they can cause toxicity, they can cause cancer and other deadly diseases because they stay in the environment for a very very long period of time, and that is why they are known as persistent organic pollutant, and for that reason they have a lot many health concerns, जैसे कि वो they can cause kidney and testicular cancers, hormonal disruptions, immune system suppression कर सकते हैं and all। तो इसी कारण से फॉरएवर केमिकल्स या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के रिलीज को कर्ब करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाई गई। कन्वेंशन का मतलब होता है इंटरनेशनल लॉ, जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। इट एम्स एट लिमिटिंग द यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट या फॉरएवर केमिकल। इस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर। इट एम्स एट लिमिटिंग सम ऑफ द persistent organic pollutants। करंट न्यूज यही है कि यूरोपियन कमीशन इज प्लानिंग टू बैन मैनी persistent organic pollutants इन देयर टेरिटरी। न्यूज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मीम कॉइन्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं वो तो हमने कुछ दिनों पहले ही, लगभग एक महीने पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था।
कि एक स्पेशल तरीके के डिजिटल कॉइन्स हैं जो इनक्रिप्टेड होते हैं, जिनको कॉपी कर पाना बड़ा आसान नहीं है। इसका एग्जांपल हो गया बिटकॉइन, ये होगा ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज, एथेरियम। इनको, ये डिजिटल कॉइन्स हैं जिनको इनक्रिप्टेड किया गया है थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। इनको कॉपी नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। दे आर क्रिएटेड ओनली थ्रू अ वेल डिफाइंड प्रोसेस जिसको नाम दिया गया है डिजिटल माइनिंग। अब ये तो हो गए ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन एंड एथेरियम। लेकिन कुछ और इनसे मिलते जुलते क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, बट उनको कॉपी करना या बनाना बड़ा आसान है। ऑन एनी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दे कैन बी क्रिएटेड। इस तरीके के कॉइन्स को या डिजिटल करेंसीज को कहा जाता है मीम कॉइन्स। तो मीम कॉइन्स आर टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंटरनेट मीम्स या वायरल ट्रेंड। आपको मान लीजिए कोई इंटरनेट पे मीम दिखा, चिल गाई मीम दिखा आपको, तो आपने चिल गाई का जा करके, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है क्रिप्टो करेंसीज बनाने का, तो आप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे जा करके और चिल गाई का आप क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। बट उसको कहा जाएगा मीम कॉइन। वाई मीम कॉइन बट नॉट ए ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी? क्योंकि उसको कोई और भी बना सकता है और इजिली कॉपी भी कर सकता है। मीम कॉइन का वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल है डॉज कॉइन। बेसिकली डॉज कॉइन को 2013 में बनाया था दो इंजीनियर्स ने मिलकर के, बिली मार्कस एंड जैक्सन पाल्मर ने मिलकर के। डॉज कॉइन को बनाया गया था ताकि वो लोग बिटकॉइन का मजाक उड़ा सके। तो इट वाज क्रिएटेड एज ए पैरोडी क्रिप्टो करेंसी। उसमें उन्होंने बेसिकली एक डॉग सीबा, सो सॉरी, ये सीबा इनू डॉग और कुछ हार्मोनियस ह्यूमरस कैप्शंस ऐसे दिखाए थे। इट वाज क्रिएटेड जस्ट टू मेक फन ऑफ बिटकॉइन। बट इसको कहा जाएगा मीम कॉइन। व्हाई मीम कॉइन? बिकॉज इट कैन बी इजीली कॉपीड बाय एनीवन। थोड़ी भी ज्ञान होगी उसको क्रिप्टो करेंसीज बनाने की तो कॉपी कर लेगा, या फिर इस तरह के मीम कॉइन्स को कोई और भी बना सकता है। तो इसीलिए इनको कहा गया पैरोडी क्रिप्टो करेंसी। तो थोड़ा सा अंतर देखते हैं मीम कॉइन या ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज के बीच का। देखिए, मीम कॉइन कैन बी क्रिएटेड बाय एनीवन whosoever has some basic knowledge of blockchain technology and cryptocurrency creation। जबकि ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज कोई भी नहीं बना सकता। इसको बनाने का एक बड़ा ही सटीक तरीका है जिसको कहा जाता है डिजिटल माइनिंग। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मीम कॉइन्स कैन बी इन अनलिमिटेड नंबर्स, जबकि ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन एंड ऑल दे हैव ए वेरी लिमिटेड सप्लाई। और इसी कारण से उनका एक स्पेसिफिक वैल्यू भी है। ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज का उनकी डिमांड सप्लाई से वैल्यू बढ़ती है। मीम कॉइन्स कैन बी इजिली कॉपीड ऑल्सो, एंड दैट इज वाई मीम कॉइन्स के आर वेरी वोलेटाइल। उनके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की है क्योंकि वो तो कोई भी कॉपी कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इफ मीम कॉइन्स कैन बी कॉपीड या इट कैन बी मेड बाय एनीवन, देन हाउ डज इट अटेन वैल्यू? फिर इसकी वैल्यू कैसे आएगी? वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉज कॉइन बनाया इन दोनों लोगों ने मिलकर के, और इलॉन मस्क ने इसको पॉपुलराइज कर दिया, ट्वीट कर दिया कि बहुत बढ़िया है डॉज कॉइन। अब ये एकदम ट्रेंड हो गया और लगे लोग डॉज कॉइन खरीदने। अब जिसको ठीक ठाक सा भी नॉलेज होगा क्रिप्टो करेंसी का, जाकर के वो डॉज कॉइन बना भी सकता है। लेकिन उतना भी ज्ञान तो चाहिए कम से कम जाके बनाने, इससे अच्छा खरीद लो। बेसिकली डॉज कॉइन एक तरीके का मीम कॉइन हुआ जिसको आराम से कॉपी किया जा सकता है, बट ये चूंकि काफी सस्ता मिलता है तो लोग खरीद भी लेते हैं। मैं बस एग्जाम्पल बताने के लिए बोल रहा हूँ कि हम अपने घर में भी कर्ड बना सकते हैं, दही बना सकते हैं ना, दूध की मदद से। बट मार्केट से खरीद लेते हैं ना दही, क्योंकि ठीक ठाक से सस्ता मिल रहा है, उतना महंगा नहीं मिल रहा। अगर दही बहुत महंगी मिलने लगे, 10,000 रुपए किलो मिलने लगे, तो हम सब लोग घर में दही बनाना शुरू कर दे। तो ये दही जैसा ही है मीम कॉइन। आई जस्ट होप यू आर गेटिंग माई आइडिया। सस्ता मिलता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, पीपल बाई इट, बट दे आर नॉट एज limited as the traditional cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, and they can be easily copied, they can be easily created, and that is why इसमें इन्वेस्ट करना जो है वो बहुत रिस्की है। इट कैन कोलैप्स वेरी इजीली। करंट न्यूज़ यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के एक मीम कॉइन को रिलीज किया है, डॉलर ट्रंप। इस अभी डॉलर ट्रंप तो उन्होंने रिलीज कर दिया,
अब उसको कुछ लोग खरीद बेच रहे हैं फॉर डिमांड एंड सप्लाई रीजंस या डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। आज के टाइम में डॉलर, ये जो ट्रम्प मीम कॉइन है उसका रेट चल रहा है $38। हो सकता है भविष्य में और बढ़ जाए। आपको चाहिए तो $38 में खरीद लीजिए, और नहीं तो जा करके ठीक ठाक से, आपको क्रिप्टो क्रिएशन की नॉलेज है तो जा करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से ऐसा आप खुद बना लीजिए, राइट। तो ये है मीम कॉइन्स। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। इनको बनाना कठिन है, इनको बनाने का बड़ा ही यूनिक तरीका है। जिसको कहा जाता है डिजिटल माइनिंग। नॉट एवरी वन कैन क्रिएट इट, दे सर्व ए वेरी स्पेसिफिक पर्पज फॉर पेमेंट एक्टिविटीज एंड ऑल। दे आर यूज फॉर फन पर्पज, दे आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। बट इनका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है नहीं, बट दे आर बीइंग बॉट बाय यंगर जनरेशन। वही है, फोमो फैक्टर है। सबके पास है तो चलो हमारे पास भी हो गया दो चार ये वाला मीम कॉइन एंड ऑल। दोनों के बीच का अंतर, ये मीम कॉइन और ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज के बीच में क्या अंतर है, उसके बेसिस पे मैंने आपको ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। इसको अटेम्प्ट कीजिए और क्लैरिटी आएगी। कल तो मैं इसका आंसर दे ही दूंगा। फादर ऑफ नेशन का टाइटल सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था महात्मा गांधी को। नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड यहाँ जाकर के गलत हो गया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। और यहाँ पे ए के आगे स्टार लगाना मैं कल भूल गया था, राइट। करेक्ट आंसर वुड बी 1 2 3 ऑल डी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।